यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 5 हिंदी में। ये चैप्टर का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन। कहने का मतलब कोई भी मैटर होता है किसी समाज में, किसी राज्य में, किसी समुदाय में, तो लोग अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं या किसी संगठन के समक्ष रखते हैं। तो लोगों के विचारधाराएं किस प्रकार प्रकट होते हैं, लोग शांतिपूर्वक मांग करते हैं या अशांतिपूर्वक मांग करते हैं, मतलब वो हिंसा या अहिंसा के कदम पर अपने मांगों को रखते हैं। क्या कुछ ग्रुप मांग करते हैं या फिर कुछ बड़े समूह बनकर मांग करते हैं अपने, इन समूहों के बारे में जानने के लिए ही जन संघर्ष और आंदोलन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसको कहा गया है जन संघर्ष। हमने देख लिया था, एक पार्ट मैंने बना दिया था। आंदोलन क्या होता है इसे भी हमने देख लिया था। दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ था, नेपाल का और बोलीविया का। नेपाल में क्या हुआ था, वहाँ के जो सरकार थी, ज्ञानेंद्र जो राजा थे उस समय, ज्ञानेंद्र जिनका नाम, तो उन्होंने क्या किया था, प्रधानमंत्री का पद हटा करके सारे शक्ति अपने में समाहित कर ले। तो वहां पर जन आंदोलन हमने देखा था, लेकिन सॉरी जन संघर्ष हमने देखा था, लेकिन जन आंदोलन हमने कहाँ देखा था? बोलीविया में, जहाँ पर पानी का मांग किया गया था। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया क्या क्या पढ़ना है। नेपाल का यहाँ पर उदाहरण था, बोलीविया का, सॉरी सॉरी बोलीविया में जन संघर्ष था। ठीक है, मैंने अभी गलती से बता दिया ऊपर में। ठीक है, आंदोलन जन संघर्ष बोलीविया में था, आंदोलन नेपाल में हुआ था। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर हो जाता है मिस्टेक कभी कभी। तो मैंने कहाँ तक पढ़ा के छोड़ा था उसे मैं आज आगे करूँगा, उसे बढ़ा बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर नेपाल में एक पार्टी भी समर्थन किया था, माओवादी। माओवादी कौन थे? तो चीन का साम्यवादी पार्टी का एक नेता था। ठीक है, माओ जेदांग, उसी के नाम पर उनकी विचारधारा को फॉलो करने वाले को माओवादी कहा गया बाद में। ठीक है, बोलीविया का जल विवाद हमने देखा था, वो एक प्राइवेट कंपनी को वहाँ की सरकार ने दे दिया था। तो हम लोग आई थिंक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नहीं, यहाँ भी मैंने कंप्लीट कर दिया था, मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग यहाँ से करेंगे। ये कंटेंट बीच में दिया हुआ, ये क्या है यहाँ पर आप देख लीजिएगा। एक बताया गया कि 1984 में कर्नाटक में सरकार ने कोई जमीन को 30,000 हेक्टेयर जमीन को एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है। 40 साल के लिए बेच दिया जाता है, एक तरीके से आप बोलिए। वहाँ पर खेती किया जाता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक विवाद दिया हुआ है। तो विवाद क्या है कि 3 साल के बाद 1987 में वहाँ के लोगों द्वारा विवाद किया था। तो उसी से रिलेटेड है, आप लोग देख लीजिए कंटेंट को। ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने लाम मंदी और संगठन से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ अड्डा। चैनल पर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वर्क कर रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसे कोई भी देख सकता है, खास करके पब्लिक सर्विस कमीशन वाले या जो टीचर वाले होते हैं, UGC नेट वाले होते हैं, सबको इसे देख सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए, लाम मंदी और संगठन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज, क्या कहता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलिए, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इंक भी सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। कहता है, आइए एक और चीज़ मैं बता देता हूँ स्टार्ट करने। जिन्हें लग रहा है कि ये बीच से स्टार्ट हो रहा है, तो आप वीडियो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दिया है इसे। ठीक है, देखिए क्या कहता है। आइए हम ऊपर के दोनों उदाहरणों की तरफ लौटें और उन संगठनों की बात करें जिनके बूते ये संघर्ष सफल हुए। हमने देखा कि नेपाल में, एक मिनट रुकिए, यहाँ ना मुझे थोड़ा सा दिक्कत करता है स्क्रीन पर, आप लोगों को दिख जाएगा, मुझे दिक्कत हो जाता है। ठीक है, कहाँ गया? यहाँ पर है ना। हम ऊपर के दोनों उदाहरणों की तरफ लौटें और उन संगठनों की बात करें जिनके बूते ये संघर्ष सफल हुए। हमने देखा कि नेपाल में अनियतकालीन हड़ताल का आह्वान सत्ता दलों के गठबंधन यानी SPA ने किया था। मतलब नेपाल में हमने देखा था कि एक संगठन बना था, टीम बन गया था जिसका नाम था SPA। वो मिल करके एक हड़ताल किया करती है। ठीक है, और हड़ताल सफल भी होता है और नेपाल के सरकार को ये चीज़ मानना भी पड़ता है। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि नेपाल में 2015 में भी वर्तमान संविधान संशोधनों के नया संविधान ही वहाँ पर बना है। ठीक है, 3 बार वहाँ पर नए संविधान बन चुके हैं इस तरह से। ठीक है, कहता है इस संगठन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके कुछ ना कुछ सदस्य संसद में थे, लेकिन इन जन संघर्षों के पीछे सिर्फ SPA ही नहीं था। इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ने भी भाग लिया, जिसे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। यह पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी और इसने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया था। देखिए, नेपाल में जो संघर्ष हुआ था, ठीक है, जो आंदोलन हुआ था नेपाल में, वो क्या था?
उसमें सिर्फ एक एसपीए जो पार्टी बनी थी, ठीक है, समाजवादी पार्टी जो थी, वो सिर्फ अकेले वर्क नहीं कर रही थी काम संघर्ष में या आंदोलन में। भाई साहब ने बहुत छोटे छोटे पार्टी भी मिल करके, ऑर्गेनाइजेशन संगठन मिलकर भी भाग लिए थे। उसमें एक पार्टी कौन सा था, एक पार्टी था माओवादियों का विचारधारा रखने वाले कम्युनिस्ट पार्टी भी उसमें भाग लिया था। खास करके कम्युनिस्ट पार्टी का विचारधारा कैसा था कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास ही नहीं करता था, है ना, कि संसदीय व्यवस्था और लोकतंत्र वाले देश में उस पर विश्वास नहीं करता था। फिर भी वो हिस्सा लिया, भाग लिया इस पर, ठीक है, और इस पर नियंत्रण पाया। आगे कहता है, नेपाल के जन संघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन शामिल थे। सभी बड़े मजदूर संगठन और उनके परिसंघियों संघों ने इस आंदोलन में भाग लिया। अन्य अनेक संगठनों मसलन मूलवासी लोगों के संगठन तथा शिक्षक, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। मतलब बहुत लोग थे, सिर्फ एसपीए और कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थे, जो जो निचले स्तर के जो संगठन होते हैं जैसे मजदूर संगठन हो गए, ठीक है, और क्या होते हैं जो मूलवासी के जो अपने धर्म की या फिर नस्ल की या भाषा के आधार पर जो संगठन होते हैं, उन लोगों का भी हिस्सेदारी इस आंदोलन में रहा था, जन संघर्ष में रहा था, ठीक है। तो सब मिल करके, और उसमें क्या था, शिक्षक, वकील वर्ग जो थे, मानवाधिकार के जो कार्यकर्ता होते हैं, ह्यूमन राइट्स के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो सब मिल करके इस आंदोलन में हिस्सा लिए थे। ध्यान रखिए, कभी कोई कंफ्यूज क्या हो जाता है, यहाँ जन संघर्ष भी यूज किया हुआ है, यहाँ आंदोलन भी यूज किया हुआ है, ठीक है, तो टर्म क्या क्या यूज होगा ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। आगे लिखते हैं, पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। इस आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर नामक संगठन ने किया। इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरण समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखाना मजदूर के संगठन के परिसंघ, कोच बम्बा विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शहर में बढ़ती बेघर बार बच्चों की आबादी का समर्थन मिला। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया। सन 2006 में बोलीविया में सोशलिस्ट पार्टी की सत्ता हासिल हुई, सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता हासिल हुई। देखिए बोलीविया में हमने क्या पढ़ा था कि वहां की सरकार ने पानी जो था नगर पालिका का एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया था। उस प्राइवेट कंपनी ने क्या किया था, जो सप्लाई का पानी आता था हर घर में नगर पालिका, तो उसके जो टैक्स दिए जाते थे, मान लीजिए टैक्स उसमें होगा 10 रुपये, तो उसका क्या हो गया था, 4 गुना 3 गुना बढ़ गया था टैक्स, ठीक है। अब ऑलरेडी बोलीविया क्या था, लेटिन अमेरिका का छोटा सा गरीब देश है ऑलरेडी। वहां पर एवरेज हमने देखा कि 5,000 रुपये लोगों के मंथली इनकम है, 1,000 रुपये वो पानी में ही दे देते थे महीना के। तो ऐसे में क्या घर बार चलता, क्या वहाँ के लोगों को ऑलरेडी गरीब देश था वो। तो यहाँ पर सब मिलकर आंदोलन किया था, ठीक है। फाइनली उनको जबरदस्त लाखों लोग जमा इकट्ठा हो गए थे। जिस तरह नेपाल में पहले 1 लाख हुए थे, फिर 3 से 5 लाख लोग रोड पर सड़कों पर उतर गए। बोलीविया में यही चीज़ हुआ था। तो वहाँ के प्राइवेट कंपनी के जो ऑफिसर लोग तो शहर को छोड़ के भागना पड़ा उन्हें, और सरकार को वापस वो नगर पालिका को ये जिम्मा देना पड़ गया था, ठीक है। तो उसमें कौन कौन शामिल हुए थे, तो उसमें से लोग, कोई पार्टी का रोल नहीं था, ठीक है। वहाँ पर नॉर्मल इंसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था सरकार के विरुद्ध। लेकिन उसमें उसमें क्या हुआ था, सोशलिस्ट पार्टी ने एक रोल निभाया था, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी के यहाँ पर चर्चा दिया हुआ, वहाँ पर लोगों ने अब क्या बोलते हैं अपना समर्थन भी दिया था इसे। एक चीज़ यहाँ पर रिमेंबर करने का बात है कि कोच बम्बा नाम क्या है। देखिए बोलीविया देश में शहर का नाम था कोच बम्बा, वहीं पर यह विवाद हुआ था, तो इसलिए वहाँ के जो विश्वविद्यालय, वहाँ के छात्रों ने भी समर्थन इसे दिया था। क्लियर है। और भी बहुत सारे किसान थे, मजदूर थे, कारखाना मजदूर, इन लोग सब मिलकर समर्थन किए थे। अब देखिए फायदा क्या हुआ, ये जो समर्थन था सोशलिस्ट पार्टी ने अगुवाई किया इसका, ठीक है, अगुवाई नहीं किया लेकिन भाग लिया उसमें। अब सोशलिस्ट पार्टी ने जब भाग लिया इसमें और हिस्सेदारी दिखाया, जनता का समर्थन दिया, जनता का साथ आए, तो इससे क्या हुआ, सोशलिस्ट पार्टी को एक फायदा हुआ। जब 2006 में इलेक्शन होता है तो क्या होता है यहाँ पर 2006 में, और पूरा मैंने कर दिया यहाँ पर, है ना, बोलीविया में 2006 में क्या हुआ, सोशलिस्ट पार्टी का सत्ता हासिल होती है उसे, मतलब वो इलेक्शन बोलीविया में जीतता है, क्योंकि पब्लिक ने, जनता ने देख लिया कि हमारे लिए ये युद्ध कर रहा है, लड़ रहा है, संघर्ष कर रही है ये पार्टी। क्लियर है। ये रेड वाला आ जाता है, क्या बताऊं मैं, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं क्या कहता है। इन दोनों उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। ये संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। कहने का मतलब यहाँ पर कि यहाँ पर जो भाग लेते हैं संघर्ष में, जन संघर्ष या आंदोलन में, 2 तरह के विचारधाराएं होते हैं या 2 तरह के संगठन होते हैं। एक क्या होते हैं
जो प्रत्यक्ष भागीदारी निभाते हैं, मतलब हिस्सा लेते हैं, वो एक तरह से क्या होता है, राजनीतिक पार्टी होती है, ठीक है। और एक होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं दबाव समूह कहते हैं। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखिए बगल में लिखा हुआ आपके बाजू में दबाव समूह। क्या है दबाव समूह, अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे, जानेंगे। क्लियर है यहाँ तक। कहता है इसके लिए पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है। जो प्रत्यक्ष होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टी बनाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी शुरुआत किया था 2010-11 से, और आज वहां पर देखिए आम आदमी पार्टी एक केजरीवाल की सरकार बन गया। अन्ना हजारे सर जो थे वो तो साइड लगे हुए हैं, महाराष्ट्र में वापस बैठे हुए वो, ठीक है। तो संगठन बनाती है, पार्टी तैयार करते हैं, फिर चुनाव लड़ती है। ये कौन है, प्रत्यक्ष जो हिस्सेदारी निभाते हैं, ठीक है। लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं करता। संभव है नागरिक की इच्छा ना हो अथवा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उसे जरूरत ना महसूस होती हो। संभव है इसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव हो और वह ऐसे में सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करता है। वही बात हो गई ना, एक हो गया जो डायरेक्ट हिस्सा लेगा, और दूसरा क्या हो गया, ये डायरेक्ट हिस्सा लेने वाले है, ये डायरेक्ट हिस्सा लेने वाले नहीं है। क्यों, उसमें हो सके तो ये डायरेक्ट लीडरशिप, इसमें कमी हो लीडरशिप, या फिर इसमें कोई बात रखने के प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पता चलता हो कि मैं अपनी बातों को कैसे समाज के सामने रखूं, नेताओं के सामने रखूं, है ना। तो वैसे में क्या करते हैं वो, राजनीतिक भागीदारी क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से तो करते हैं सिर्फ, लेकिन मतदान के रूप से वो करते हैं। अब कैसे मतदान के, मान लीजिए कोई एक मैटर हो गया, चलिए एग्जांपल मैं यही लेता हूं, पानी का विवाद था। अब पानी के विवाद में क्या हुआ कि कुछ समुदाय वाले, कुछ संगठन वाले डायरेक्ट सामने आए, विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन कुछ समुदाय वाले सामने आकर प्रदर्शन नहीं किए, लेकिन बोले कि मैं आपके साथ हूं। तो ये क्या करेंगे, मान लीजिए एक पार्टी ने यहां पर समर्थन किया, अब वो जीत गए। अब ये क्या किए, इसे जिताने के लिए तो ये वोट डाले होंगे, ये संगठन वाले या इस संगठन के विचारधाराओं को मानने वाले, तो यहाँ के लोग इसका समर्थन किए, तो एक तरीके से इसके साथ ही खड़े हैं ना। ये डायरेक्ट सामने आया, लेकिन पीछे से ये इसका समर्थन दे रहा है, तो ये इनडायरेक्ट हुआ, तो इसलिए इसे अप्रत्यक्ष कहेंगे, इसे प्रत्यक्ष कहेंगे। क्लियर है, ये हो गया प्रत्यक्ष, ये हो गया अप्रत्यक्ष। यहां पर क्लियर है आपका, ये प्रत्यक्ष हो जाएगा, ये अप्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। मैं स्क्रीन पर लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। मैं कलर चेंज कर दूं क्या, देख मैं कर ही देता हूं, क्या कर दूं, ब्लू कर देता हूं वापस, में ब्लू में ही ठीक रहता, मैं डार्क में इसे चूज कर लेता हूं यहां तक। अब ठीक है, अब डाक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, तो मतदान करते हैं वो। जैसे मैंने भी रैली में भाग लिया 1-2 बारी, ठीक है, बट लाठी चार्ज होता था तो साइड होना पड़ता था, ठीक है। हमने वोट डाला था, ठीक है, खैर वो बात की बात है, ठीक है। अब क्या बहरहाल ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष तरीके हैं जिनके सहारे लोग सरकार से अपनी मांग अथवा नजरिए का इजहार कर सकते हैं। लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों अथवा नजरियों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां कर सकते हैं। इसे हित समूह अथवा दबाव समूह कहते हैं। जो अप्रत्यक्ष रूप से जो भाग लेते हैं ना, जो समूह है ना, उससे हम क्या कहते हैं, हित समूह। हित वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि उनको अपना हित पहले दिखता है, अपना समुदाय का हित दिखता है, अपने धर्म का हित दिखता है, अपने जाति का हित दिखता है, वो अपने क्या बोलते हैं क्षेत्र का हित दिखता है, अपने क्या बोलते हैं कर्मचारी हो या किसान हो या मजदूर हो, उनको अपना हित दिखता है। तो वो क्या करते हैं, एक पार्टी है, उसको कहते हैं आप हमारी बात वहां रखिए, संसद में रखिए, नेताओं के सामने रखिए, ठीक, विधानसभा में रखिए, मैं आपके साथ हूं। तो ये जो टर्म है ना, मैं आपके साथ हूं, ये हो गया अप्रत्यक्ष। सामने कोई और जा रहा है तो वो तो पार्टी हो गई, ये वोट डाल करके उसको वहां जिताएंगे कि आप नेता बनकर वहां जाइए, हमारे लिए व्यवस्था कीजिए, कानून बनाकर लाइए, लॉ एंड ऑर्डर बनाइए। क्लियर है ना, ठीक करिए। या फिर लॉ एंड ऑर्डर है वो गलत तरीके से चल रहा है तो उसे ठीक करना है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। तो ये क्या होता है, हित समूह होता है, अपने हितों का समूह बनाते हैं। क्लियर है ना। आगे कहता है कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपने मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं, इसे ही आंदोलन कहते हैं। देखिए क्या लिखे, मिलेगा आपको। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं, ऐसे समूहों को आंदोलन कहा जाता है। मिल गया ना, इसे कोई आंदोलन कहते हैं। लोग क्या होता है, बाहर निकल गए और खड़ा होना शुरू हो गए सरकार के, जैसे भी भारत सरकार के विरुद्ध में क्या हुआ था, वो एनआरसी को लेकर के विरोध सुनना शुरू हो गया ना, तो पर्टिकुलर कोई दबाव समूह नहीं था, वो क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली में कौन सा, शाहीन बाग का है ना, एक तरह से आंदोलन था, हाँ शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन वो आंदोलन ही था। अब हम जानेंगे आंदोलन और दबाव समूह के बारे में। यहाँ तक सब क्लियर है ना, कोई भी सवाल होगा तो जरूर पूछेगा कमेंट बॉक्स में आप लोग, ठीक है। देखिए क्या है, मैं अभी इंग्लिश में बनाऊंगा, इंग्लिश में भी स्टार्ट कर दिया है, एक चैप्टर कंप्लीट किया है, ठीक है, मैं धीरे धीरे सब बनाऊंगा। खैर अभी यहाँ पर देखता हूँ, हिंदी वालों का मांग ज़्यादा होता है इसलिए पहले मैं हिंदी देख रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या कहता है, बतौर संगठन अथवा
सॉरी कहाँ चला गया मैं, हाँ, बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, मतलब बिना संगठन बनाए सरकार को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक सर्कल आपको दिख रहा होगा, ये है ना, बड़ा कोई एक बैंगल बना हुआ है, मोटी सी चूड़ियाँ जैसा, जिसे बाला बोलते हैं, उस पर एक बंदा घूम रहा है। नहीं, आप इसे लेफ्ट या राइट करके देखिए, आपको पता चलेगा ये क्या है। ये पार्लियामेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट में लोग घूम रहे हैं, ये मजदूर, यहाँ पर गरीबी हटाओ लिखा हुआ है यहाँ पर साफ साफ, ठीक है, इसके लिए वो लड़ रहे हैं। और ऊपर में दिखा हुआ है यहाँ पर बहुत सुंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मुंगेरी लाल के सपने जारी रहते हैं। मुंगेरी लाल कौन है? एक मजदूर है, ठीक है, कोई भी पार्टी है या फिर मजदूर है, व्यक्ति है, वो कह रहा है उसका सपना है कि गरीबी हटाओ, मुंगेरी लाल चल रहा है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं नेता को, वो नेता अपना दौड़ रहे हैं, एक्चुअली कार्टून तो मजदूर का ही है, ठीक है। चलिए क्या है देखते हैं, कहाँ था, हाँ, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता। मतलब दबाव समूह पार्टी में हिस्सेदारी घुस मतलब चुनाव लड़ने नहीं जाते वो, ना फिर वो चाहते हैं कि मुझे एक सीट मिल जाए, है ना, टिकट मिल जाए, मैं भी वोट चुनाव लड़ूंगा, ऐसा कुछ व्यवस्था उनके लिए नहीं होता। मतलब वो नहीं चाहते, एक तरीके से व्यवस्था होना ना होना मैं गलत बोल दिया, ठीक है, वो नहीं चाहते हैं, वो हिस्सेदारी उस तरीके से नहीं देते, वो आप प्रत्यक्ष पीछे से भी मदद करने के लिए खड़ा आते हैं, तू आगे बढ़ मैं पीछे हूँ, है ना। ठीक है, होता है। आगे लिखता है यहाँ पर से मैं हूँ, ठीक है। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। देख लीजिए, दबाव समूह को वहाँ डेफिनेशन मिल गया, फुल मतलब परिभाषा मिल गया। अब इसका एक क्या, दबाव समूह बनते कब है? जब समान हित, समान आकांक्षा, समान मत होते हैं, और उसको देश को पाने के लिए जब लोग एकजुट होकर के एक पार्टी बनाते, एक संगठन बनाते, एक संस्था का निर्माण करते हैं, तब उसे हम कहेंगे दबाव समूह। जब एकजुट होते हैं वो, तब दबाव समूह। ऐसे क्या होते हैं, किन्हीं को कुछ का प्रॉब्लम है, किसी को नौकरी का प्रॉब्लम है ना, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को टैक्स का प्रॉब्लम है, किसी को बिजली पानी का प्रॉब्लम है, और किसी को सड़कों का प्रॉब्लम है, तो ये सब मिल करके किसी सरकार का विरोध करते हैं, तो ये आंदोलन का रूप धारण करते हैं। देखिए अभी ये डिफरेंस आपको पता चलेगा, ठीक है। कहता है ऊपर की चर्चा में हमारा सामना कुछ ऐसे बातों से हुआ जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते। नेपाल में हुए जन संघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था। हम अक्सर कई तरह के सामूहिक कार्रवाइयों के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार, एक मिनट, कार्रवाई के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार होता सुनते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार का आंदोलन है, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन। देखिए यहाँ पर क्या क्या रहा है, लोग ने आंदोलन करा, ठीक है, वो संगठन बनाते हैं, जन संघर्ष करते हैं। तो हमने क्या देखा नेपाल में कि जो मांग था सरकार को वापस लाना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को वापस लाना है। जो वहाँ पर ज्ञानेंद्र जी जो थे, वहाँ के जो राजा थे, वो सब अपने पावर अपने पास रख लिए थे, और जो लोकसभा को भंग कर दिए थे, है ना, प्रधानमंत्री का पद हटा दिए थे। तो लोगों ने क्या किया था, आंदोलन किया था। तो वहाँ पर क्या था कि जो भी विरोध किए जाते हैं तो उन्हीं को एक आंदोलन का रूप दिया जाता है, ठीक है। तो हमने इस तरह का आंदोलन लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत तरह का देखा है, बहुत तरह का सुना है। तो उसी में कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। क्या है यहाँ पर, क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मतलब ये नर्मदा नदी से था। सूचना का अधिकार है, आरटीआई जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, हम किसी चीज़ के बारे में जानकारी कैसे पाए, है ना, सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही है। शराब का विरोधी हम विरोध करते हैं, ठीक है, महिला आंदोलन करते हैं, पर्यावरण बचाने का आंदोलन किए। तो लोगों ने अपने अपने विचारधाराओं को सामने रखा, सरकार के सामने मिलकर इकट्ठा में सड़कों पर उतरे, धरना दिए, स्ट्राइक किए। तो इन सबको हम क्या नाम देते हैं, आंदोलन देते हैं, ठीक है। अब कहता है दबाव समूह के समान आंदोलन, एक मिनट, ठीक है, दबाव समूह समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दबाव समूह के विपरीत आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है। आंदोलनों में फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी होते हैं। आंदोलन जनता का स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं, ना कि दबाव समूह पर। देखिए आंदोलन दबाव समूह एक फर्क नजर आ रहा है। दबाव समूह क्या करते हैं, एक समान हित के लिए वो लोग फाइट करते हैं, संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, आंदोलन करते हैं। लेकिन सिंपली यदि हम आंदोलन शब्द बोलते हैं तो वहाँ कोई एक समान हित नहीं होते, अलग अलग हित के लिए लोग लड़ते हैं, वहाँ पर संघर्ष करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। अब क्या करते हैं, ये
ऐसे तरह के आंदोलन जहां पर अलग अलग तरह के हित होते हैं, वहां पर क्या होता है, डिसीजन ढीलापन से होता है, लचीलापन से होता है, नॉर्मली डिसीजन ले लिया जाता है और काम आगे, कदम आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए बोला गया यहाँ पर जो ये दबाव समूह के विपरीत काम करते हैं जो आंदोलन के संगठन होते हैं। दबाव समूह क्या करता है, वो अपनी बात को पूरा पूरा रखवाता है, उनका हित इक्वल होता है। लेकिन आंदोलन में क्या होता है, अलग अलग हित होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, देखिए 10 तरह का हित है, ठीक है, अलग अलग हित है यहाँ पर। अब तो सरकार तो भाई 10 को एक बार में तो बात तो नहीं मानेंगे, तो पहले इसका हित मानेगा, ये एक हित ओके करेगा, बाकी लोगों का तो चुप हो जाएगा ना, शांत पड़ जाएगा। दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो ये क्या धीरे धीरे वर्क करता है, लचीलापन होता है। लेकिन दबाव समूह क्या करते हैं, दबाव समूह क्या करते हैं, एक इकट्ठे मिलते हैं, उनकी विचारधारा एक होती है और वो मिल करके एक साथ मांग करते हैं कि हमारा ये मतलब हमारा ये बात सरकार को माननी पड़ेगी, उन्हें इस पर कदम उठाना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, एक तरह का टॉपिक होता है, एक तरह का विचारधारा होता है, तो पक्का पक्का और बेस आधार पूर्ण होता है वो, ठीक है, आधार युक्त होता है वो, ठीक है। यही डिफरेंस यहाँ पर है आंदोलन और दबाव समूह पर। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। देखिए वर्ग विशेष बता रहा हूं मैं यहाँ, वर्ग विशेष में एक खास वर्ग हो गया, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी या फिर ब्राह्मण। जैसे हिंदू में मैं ले लूँ, ठीक है, ब्राह्मणों का अलग विचारधारा है, वैश्य का अलग विचारधारा है, राजपूतों का अलग विचारधारा हो, ठीक है, किसानों का अलग विचारधारा हो, किन्हीं को बिजली की प्रॉब्लम हो, है ना, समस्या हो उन्हें होती है, किसी सड़कों का समस्या, किन्हें टैक्स का समस्या हो गया, तो ये क्या एक अलग वर्ग बन गया, वो एक अलग समूह बन गया, लेकिन समान हित हो गया। मतलब एक पब्लिक पॉलिसी के लिए, जैसे कि एक जिला है, वहाँ पर समान पॉलिसी क्या है कि पूरा जिला का व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़कें जाम रहती हैं, साउंड पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन है फैक्ट्री के कारण, तो हर लोगों का वहाँ पर मांग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोई एक खास ग्रुप अपना मांग रख रहा है और एक दूसरी तरफ क्या कि सारे सामान्य जन मिल करके अपनी मांग को रख रहे हैं, है ना। तो दो तरह का यहाँ पर फॉर्म हमें देखने को मिलता है। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। से पहले कुछ छूटा है तो मैं देख लूँ, यहाँ पर एक आर्टिकल दिया हुआ है, ये आर्टिकल किस बेसिस पर है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है अखबार, यहाँ पर है साइड में, ठीक है, अखबार की इन कतारों में जिन दबाव समूह का जिक्र किया गया, क्या आप उन्हें पहचान सकते। मतलब यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा दबाव समूह, इसका कंटेंट देख लीजिएगा, कौन क्या मांग कर रहे हैं उसके लिए। एक तो मैंने बता ही दिया क्या था, ठीक है, वैसा कुछ छूटा नहीं है, ये अपना साइड में है, ठीक है, इसे हम लोग देख लेंगे बाद में। लामबंदी वगैरह क्या है हम लोग ये देख रहे हैं। चलिए तो आगे मैं बढ़ता हूँ, क्या है ये वर्ग विशेष के हित समूह, ठीक है, वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। देखिए क्या कहता है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मजदूर संगठन, व्यवसायिक संघ और पेशेवरों जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि, अच्छा यहाँ पर से, ठीक है, आदि के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। ये दबाव समूह वर्ग विशेषी होते हैं क्योंकि ये समाज के किसी खास तबके मतलब मजदूर, कर्मचारी, व्यवसाय, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब ये क्या हो गया, एक समूह हो गया, इनका क्या हो गया, कोई खास मजदूर हो गए, कोई खास विभाग के कर्मचारी हो गए, खास व्यवसायिक हो गए, जैसे कि गेहूं वाले हो गए, चावल वाले हो गए, है ना, या फिर कोई उद्योगपति हो गए, फैक्ट्री को लिए, फैक्ट्री में सरकार ने एक टैक्स लगा दिया कि जितने भी शहर में फैक्ट्री हैं उनको इतना टैक्स देना होगा, है ना, उद्योगपति हो गए, बड़े बड़े व्यवसाय बिजनेसमैन हो गए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, एक अलग समूह बना करके अपनी बातों को रखते हैं, तो दबाव समूह का रूप हो गया, ठीक है। आगे कहता है ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरीन और कल्याण करना होता है। मतलब ये लोग क्या करते हैं, एक उनका एक अलग ग्रुप होता है, उनका जब एक ग्रुप होता है तो वो क्या करते हैं, खास अपने विचारधाराओं के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने उद्देश्य के लिए सरकार के सामने संघर्ष करते हैं, यहाँ पे सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखते हैं, है ना। तो वो पूरा पब्लिक के लिए, पूरे आम जनता के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं और खुद के सदस्यों के लिए वो कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बोलूँ आरएसएस, वो क्या करती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, है ना, वो क्या करती है कि खास करके वो हिंदुत्व का बल देते हैं, ठीक है, हिंदूवादी विचारधारा रखते हैं, जितने भी हिंदू समाज हैं उनका वो समर्थन करते हैं, ना कि दूसरे धर्म वालों को समर्थन करते हैं। क्लियर है ना। आगे मैं चलूँ, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है, याद से मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आप लोगों से इस चीज़ के लिए। आगे है
कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के ही हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये संगठन सर्व सामान्य हितों की नुमाइंदगी, मतलब उसका नुमाइंदगी मतलब लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप, ठीक है, लीडर बने हुए होते हैं, ठीक है, नुमंदा ईमन ठीक है, करते हैं। कंफ्यूज हो जाता हूँ सड, क्योंकि ये वर्ड जनरली हम लोग बोलते नहीं, तो इसलिए सडनली मिलता है तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। नुमाइंदगी करते हैं, लास्ट में मैं गलत ही बोल दिया, ठीक है, इंदगी करते हैं, ठीक है, खैर आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। जिनकी रक्षा जरूरी होती है। संभव है ऐसा संगठन जिस उद्देश्य को पाना चाहता हो उससे इसके सदस्यों को कोई लाभ ना हो। बोलीविया का फेडेकोर नाम का संगठन ऐसे ही संगठन का उदाहरण है। नेपाल के मामले में हमने देखा कि वहां मानवाधिकार के संगठनों ने भी भागीदारी की थी। हमने ऐसे संगठनों के बारे में कक्षा 9 की किताब में पढ़ा था। इन दूसरे किस्म के संगठनों को जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। जैसे कि बोलीविया का दिया हुआ यहाँ पर फेडेकोर जो संगठन वहां पर बोलीविया में पानी का जो विवाद के लिए समर्थन किया था, वो पूरे पब्लिक के लिए किया था। तो वो क्या था, एक जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए काम कर रहा था, कोई एक दबाव समूह नहीं था, है ना। बात समझ रहे ना। जैसे कि नेपाल में भी आया था, वो क्या होते हैं, माओवादी लोग थे, वो ओवरऑल खुद का तो डायरेक्टली कर ही रहे थे, लेकिन लोक कल्याणकारी व्यवस्था के लिए भी समर्थन कर रहे थे। बात समझ रहे ना यहाँ पर, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते थे। इनका लक्ष्य अपने सदस्यों की नहीं बल्कि किन्हीं और की मदद करना होता है। मिसाल के लिए हम बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूहों का नाम ले सकते हैं। ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरी के बोझ तले पिस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं। कुछ मामलों में संभव है कि जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्य को साधने के लिए आगे आएं जिससे बाकियों के साथ साथ उन्हें भी फायदा होता है। उदाहरण के लिए बाससेफ एक है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिस्ट एम्प्लाइज फेडरेशन, ठीक है। बैम क्या नाम है इसका, बामसेफ नाम है, ठीक है। बामसेफ आप इंडिया में भी सुने होंगे, ठीक है। इन लोगों का क्या है, का नाम लिया जा सकता है। इन लोग क्या करते हैं, पूरे समुदाय के लिए काम करते हैं, अपने सिर्फ अपने लिए वर्क नहीं करते, जन कल्याण के लिए मदद करते हैं लोगों का, ठीक है, आंदोलन करते हैं। यही लिखा हुआ है सकते हैं। यह मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों का संगठन, ये क्या है, एक सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाता है। और यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों को देखता है, लेकिन इसका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है। घुमा फिरा के वही बात कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, ये जन कल्याण के लिए काम करता है। फर्क क्या है कि थोड़ा सट्टा मारा कि सरकारी ग्रुप है, एक तरह का सरकारी संगठन के रूप में ये काम करती है, जो सभी के लिए मदद करते हैं ना, सामान्य जन के लिए वो काम करती है, ठीक है। ये जो है, क्या नाम था उसका, आपने देखा कहाँ चला गया, बम सेफ नाम था। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ एक पिक्चर है, यहाँ पर लोग आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, ठीक है, समर्थन की मांग कर रहे हैं। ये कैप आपको दिख रहा होगा, ये अलग टाइप की टोपी है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए पता चल रहा है जहाँ तक, ठीक है। देखते क्या है, जमीन के अधिकार को लेकर विरोध प्रदर्शन। अच्छा, जावा का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का नहीं है, ठीक है। जावा सोमालिया आप जानते होंगे, ठीक है, पढ़ा होगा आपने वर्ल्ड मैप में। तो जमीन का एक विवाद को लेकर के उन लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडोनेशिया के किसान हैं ये लोग, ठीक है। 2004 का ये है। एक दिन पश्चिमी जावा इंडोनेशिया के लगभग 15,000 भूमिहीन किसान इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। किसान अपने परिवार के साथ आए थे और भूमि सुधार की मांग कर रहे थे। बाद बाकी आप समझ गए क्या होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा, टैक्सेशन होगा, व्यवस्था होगा, या सरकार इनके जमीनों को अपने काम के लिए क्या बोलते हैं, हड़प रही होगी, है ना, तो या फिर खेती के लिए होगा। तो आप इस कंटेंट को देख लीजिएगा। स्टोरी है जावा का, जावा सुमात्रा आप पढ़ रहे होंगे, जावा इंडोनेशिया है, ठीक है। वहाँ के लोगों ने वहाँ की राजधानी जाकार्ता में 2004 में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। ये लोग अपने फैमिली के साथ पहुंचे हुए थे, ठीक है। जमीन नहीं तो वोट नहीं, एक नारा यहाँ पर दिया गया था, ये देख लीजिए, आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है। ये कहाँ पर टर्म यूज हुआ था, तो जावा इंडोनेशिया में, वहाँ के राजधानी जाकार्ता में, वहाँ के किसानों ने यूज किया था। जमीन नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया था, ठीक है। इसका चुनाव के लिए क्या बोलते हैं, विरोध भी किए थे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। आज मैं यहीं तक छोड़ दूँ या आगे पूरा पढ़ा दूँ,
कंटेंट, क्योंकि अभी स्टार्ट लंबा कंटेंट है, ठीक है, अभी यहाँ तक जा रहा है तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। आज मैं इतना ही छोड़ता हूँ, ठीक है, नहीं तो बड़ा वीडियो बन जाता है, लोग देखना पसंद नहीं करते। कुछ पिक्चर्स फोटोज आप देख लीजिएगा क्या कहता है, अगला अगला क्लास में मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। देखिए इतना बड़ा बड़ा कंटेंट होता है ना, नहीं समझाओ तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं हम लोग इसके इसे देखेंगे, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज मैं इतना ही रखता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर यदि आप नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए मेहनत कर, ओके, ठीक है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहेगा। फिर मिलता हूँ मैं कल आपके लिए, ठीक है। चैनल से जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलता हूँ मैं, जय हिंद।